हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टीचिंग ऐप चैनल। मेरे टीचिंग ऐप चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 12 का 1 बाय 1 क्वेश्चन सारे डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए थे। देखिए, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कुम्भरार। इसके बारे में और कुछ भी जानेंगे, सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 करके डिस्कशंस देखेंगे। देखिए, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य का अवशेष बिहार के पटना के कुम्भरार से प्राप्त हुआ था। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा थी। और सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। सासाराम में क्या है, शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। अच्छा, वैशाली जो होता है वो विश्व की प्रथम गणतंत्र लिच्छवी की राजधानी थी। और राजगिरी आप लोग जानते होइएगा, राजगिरी मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी। मौर्य वंश के विषय में हमें जानकारी अर्थशास्त्र, नाटक, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, व्री कथा, मंजरी आदि से मिलता है। तो इसका मौर्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त होता है, तो कुम्भरार से प्राप्त होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है। देखिए, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाले भूमि को छोटी पट्टी क्या कहलाती है, तो देखिए ये जो होता है इसको हम लोग भूसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूसंधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, दो विशाल जल भाग को जल संयोजी जोड़ती है। दो विशाल जल भाग को जो है वो जल संयोजी जोड़ती है। प्रायद्वीप तीन ओर से सागर से घिरी हुई भूमि को कहते हैं। दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीप भारत कहा जाता है, प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। दक्षिण भारत को क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता जो है गैर सदस्य करता है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, राज्यसभा होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति जो होता है अनुच्छेद 64 के आधार पर उपराष्ट्रपति होता है। कितने अनुच्छेद पे, तो अनुच्छेद 64 के आधार पे। अनुच्छेद 64 के आधार पे जो है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। और शेष तीनों का अध्यक्ष या सभापति सदन का सदस्य होता है। राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्यसभा में सभापति और उपसभापति पद का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के कौन कौन सा सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 89 के अंतर्गत, अनुच्छेद 89 के अंतर्गत जो है सभापति और उपसभापति का वर्णन किया गया है। देखिए, इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि राज्यसभा के राष्ट्र सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है राज्यसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा के अनुमोदन से होता है। किसके द्वारा होता है, लोकसभा के अनुमोदन से होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने का गौरव प्राप्त किया गया है इनको। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक, कब 1940 से और 45 तक जो है इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, क्योंकि इसके बीच जो है कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1940 से 45 के बीच कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ये रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन से कांग्रेस का, रामगढ़ कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिंगली वेंकैया ने किए थे। और मैडम विकाजी कामा जो है 1907 में पहली बार झंडा का डिज़ाइन तैयार किया था। मैडम विका जी कामा जो थे वो झंडा का डिज़ाइन तैयार किए थे, कब? तो 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में जो है वो झंडा का डिज़ाइन तैयार किए थे। किस सम्मेलन के अंतर्गत? स्टुटगार्ट समाजवादी सम्मेलन में फहराया गया था। एनी बेसेंट जो थे वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्छ कौन थी? तो एनी बेसेंट थे। अब आएंगे इधर विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में जानेंगे। ये जो है यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्षता की थी कौन? सरोजनी ने, ये विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है? ये कौन से संगठन है? तो ये संगठन जो है यूरोपीय संघ है। कौन सा है? यूरोपीय संघ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है? कौन सा पूछा जा रहा है? अबदान। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान जो है ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है। अगर भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पूछा जाएगा तो निजी क्षेत्र का, जो कि जामनगर में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पाद जो है देशों का मतलब समूह है। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था। भारत में 1970 से 1990 के दशक के प्रारंभ में तेल संकट आया था। ओपेक का मुख्यालय आप लोग जानते होइएगा वियना है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है अमेरिका से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से क्या लिया गया था? संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से जो है संघीय प्रणाली लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया? तो संघीय प्रणाली। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघीय प्रणाली जो है कनाडा से लिया गया है। संघीय प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? देखिए, भारत का संविधान जो है आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है स्वीकार किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने उसे अंगीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इनका निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। और ये जो है 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका अंतिम बैठक जो है, संविधान का अंतिम बैठक जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा का अंतिम संसद के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर रहता है तब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो लोकसभा का विश्वास। क्या है? लोकसभा का विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। लोकसभा में जब तक बहुमत प्राप्त है वो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। देखिए, अनुच्छेद 75 के आधार पर कहा गया है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 75 के आधार पर। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण कर सकते हैं।
धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संविधान, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। कौन सा संशोधन हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो देखिए ये पुस्तक दिया हुआ, कौन सा पुस्तक जो है जो कि महात्मा गांधी नहीं लिखे हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे माई एक्सपेरिमेंटल विद, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा द होली फैमिली। द होली फैमिली, देखिए होली फैमिली जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। होली फैमिली किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। देखिए हम लोग देखेंगे इसमें जो है माई एक्सपेरिमेंटल विद टूथ जो है ये जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हरिजन जो है ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। कुछ ऐसे बुक्स जो है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम ओरली 1-2 बार बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मदर इंडिया का लेखक जो है कैथरीन मेयो होता है। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो होता है। रिपब्लिक का प्लेटो होता है। डिवाइन कॉमेडी जो कि पहले भी बता चुके हैं, डिवाइन कॉमेडी का लेखक जो होता है वो दांते होता है। क्या होता है? दांते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है? देखिए मुल्कराज आनंद की पुस्तक कौन सी लिखी हुई है? तो इसमें देखेंगे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है आपको कुल्ली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड अ बर्ड, यानी सभी पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मुल्कराज आनंद के द्वारा। तो एक बार फिर पुस्तक का नाम सुनेंगे, कुल्ली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, टू लिव्स एंड अ बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। देखिए सेज का पूरा रूप पूछ रहा है, यानी फुल फॉर्म ऑफ सेज। देखिए सेज का होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम लोग क्या देखेंगे? सी दिखाई दे रहा है। सेज का पूर्ण रूप क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे सार्क का पूर्ण रूप। देखिए सार्क का पूर्ण रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। देखिए पर्वत और पहाड़ को किससे दर्शाया जाता है? मानचित्र में जो होता है पर्वत और पहाड़ को जो है लाल रंग से दर्शाया जाता है। देखिए पर्वत और पहाड़ को हम लोग लाल रंग से दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाते हैं हम लोग। देखिए पर्वत और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाते हैं। ब्लू रंग से हम लोग नदी और समुद्र को दर्शाते हैं। देखिए ब्लू रंग से किसको दर्शाते हैं? तो नदी और समुद्र को हम लोग जो है ब्लू रंग से दर्शाते हैं। नदी और समुद्र को हम लोग ब्लू रंग से दर्शाते हैं। नदी और समुद्र को हम लोग ब्लू रंग से दर्शाते हैं। देखिए पीले रंग से किसको दर्शाते हैं? तो पीले रंग को हम ऊंचे स्थान को दर्शाते हैं। ऊंचे स्थान को हम लोग क्या करते हैं? पीले रंग से दर्शाते हैं ऊंचे स्थान को। और इसमें मानचित्र और पहाड़ को लाल रंग से दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिल्क जो होता है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन सा है? चीन है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। मैक्सिमम जो है चीज़ों का देश उत्पादक देश चीन ही है अभी आज की डेट में। देखिए रेशम का भी निर्यातक देश चीन है। रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान भारत का है। भारत में 4 किस्मों का रेशम उत्पादन होता है। वो जो होता है
देखिएगा कौन कौन किस किस्म होता है, जो कि एरी होता है, शहतूत होता है, तसर होता है, मूंगा होता है। भारत को जो है मूंगा रेशम के उत्पादन में एक अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान मैसूर यानी कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे हम लोग ये जो है ऑप्शन नंबर इसका नवाज शरीफ होगा, यानी बी हो जाएगा, नवाज शरीफ हो जाएगा। अघोषित युद्ध के समय जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। ऑप्शन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर देखेंगे जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जंप बॉल किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केट के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5-5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5-5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में। बास्केटबॉल का प्रथम विश्व में मैच जो है 1950 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1950 में प्रारंभ किया गया था बास्केटबॉल को। उसके बाद जो है वाटर पोलो खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से? वाटर पोलो खेल की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ था। एक टी शब्द जो होता है वो पोलो खेल से संबंधित है। टी शब्द कौन खेल से संबंधित है? तो पोलो। क्यू शब्द जानते हुएगा बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू शब्द जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसका बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लिया कीजिएगा। टी शब्द जो है पोलो खेल से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड से, बटरफ्लाई तैराकी से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। तो इसका जो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है? देखिए भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर से जो है बनी गई है कौन सी आकृति? तो देखिएगा आकृति इसमें देखेंगे हम लोग कास्ट वीडो जो होता है वो भूमिगत जल से बनी हुई है, कास्ट वीडो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। देखिए पौधे में मुख्य और प्राथमिक पोषक तत्व पूछा जा रहा है, या तो मुख्य भी होना चाहिए और प्राथमिक भी है। तो इसका जो हो जाएगा इसमें जो होता है सबसे पहले नाइट्रोजन्स होते हैं, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। पौधे में मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। पौधे द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश को लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पौधे देखिए एक बार और फिर से सुनिएगा, पौधे जो होते हैं वो भूमि से पानी, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश लेकर विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पोषक तत्वों को पौधे को आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मुख्य पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटास हो गया। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया एवं पोटास हो गया। लेकिन वहीं गौण पोषक तत्व पूछा जाएगा, गौण पोषक तत्व, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा जाएगा लोहा, जिंक और कॉपर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर किसका बने होते हैं? तो एस्किमो का घर जो है वो बर्फ़ के बने होते हैं। किसका बने होते हैं? तो बर्फ़ का बने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली की उससे पहले भारत की राजधानी जो है वो कहाँ थी? तो वह जो है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। कब? तो 1911 में। किसके सम्मान में? तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में, जिसकी राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था और 1912 से यह लागू कर दिया गया। कब लागू कर दिया गया? तो 1912 में लागू कर दिया गया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किया गया। कब? तो 1916 में।
1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अच्छा, जॉर्ज पंचम ने बंगाल को बिहार को अलग करने की घोषणा किया। किसने? बिहार से बंगाल को अलग करने की घोषणा किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने ही आपको ये आपको जो है बिहार को अलग करने की से बंगाल से अलग करने का घोषणा किए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। देखिए, किसको प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर? तो एग्लो इंडियंस का। किसको? तो एग्लो इंडियंस का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। कितने व्यक्ति को? तो 2 व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के आधार पर? तो 331 अनुच्छेद के आधार पर, 331 अनुच्छेद के आधार पे जो है वो जो है आपको 2 एग्लो इंडियंस को नामित कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग और सब अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख है। 330 जो है, 331 हो जाएगा एंग्लो इंडियन, 330 हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख है। 332 हो जाएगा विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख है। 333 जो हो जाए विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, परिवार कल्याण से है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवार कल्याण से हो जाएगा। देखिए, कुछ और चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि पूछा जाता है। कमल पूछा जाएगा। कमल तो आप लोग सभी जानते होइएगा, कमल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। कमल किसका प्रतीक है? संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस जो है वो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल के लिए प्रसिद्ध है, प्रतीक है। लाल झंडा जो है वो क्रांति का प्रतीक है। लाल झंडा किसका प्रतीक है? लाल क्रांति का प्रतीक है। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल के लिए। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा का प्रतीक है। तो इस तरह से ऑप्शन खत्म होती है। आगे देखिए, कंटूर रेखा दर्शाती है। तो कंटूर रेखा जो होता है वो समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाया जाता है कंटूर रेखा से। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाया जाता है। देखिए, कंटूर रेखा हम लोग समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को दर्शाते हैं। कुछ और बातें हैं जो इस क्वेश्चंस के माध्यम से बताएंगे। आइसोबार समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोबार जो होता है वो समान दाब को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहाइड समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहाइड क्या है? वो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोबाथ जो होता है वो समान गहराई को मिलाने वाली रेखा होता है। आइसोबाथ जो होता है वो समान गहराई को मिलाने वाली रेखा होता है। आइसोथर्म, देखिए थर्म यानी थर्म का मतलब होता है क्या? थर्मामीटर यानी टेम्परेचर। थर्म का रिलेट करता ही होता है थर्मामीटर टेम्परेचर, तो समान तापमान। आइसोथर्म जो होता है वो समान तापमान को मिलाने वाली रेखा होता है। आइसोहेल जो होता है वो सूर्य ताप के समान अवधि होता है। आइसोनीफ पूछा जाएगा तो वो बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा है आइसोनीफ। आइसोनेफ पूछा जाएगा तो मेघ छान के समान क्षेत्र को बोलते हैं। आइसोएस्मिल्स बोला जाएगा तो भूकंपीय तीव्रता की समानता को दर्शाने वाली रेखा को हम आइसोएस्मिल्स बोलते हैं। बहुत बता दिए गए हैं और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे कौन कौन सा राज्य जो है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि राज्य का नाम देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान होगा, गुजरात,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। देखिए, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। लाइफ पुस्तक रचयिता, देखिए ऑप्शन ए, लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? लाइफ पुस्तक के रचयिता जो है, लाइफ पुस्तक के रचयिता जो है तस्लीमा नसरीन है। कौन है? तस्लीमा नसरीन है। यह बंगला लेखिका है और इसका जो है अन्य पुस्तक भी है, जैसे लज्जा, फ्रेंच लवर और बेशरम। तीन वो और भी पुस्तक है, लज्जा, फ्रेंच लवर और बेशरम। ये सब किसकी पुस्तक है? तो तस्लीमा नसरीन का है। कावेरी नदी बहती है, देखिए कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती है। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण भारत में बहती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण भारत में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी जो होती है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए, नर्मदा जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो त्रिपुरा राज्य है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य जो है, घाना पक्षी अभयारण्य जो है ये राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कुछ और पक्षी अभयारण्य हम लोग देखेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में सेट करना है। लिखने और समझने से कुछ नहीं होता, एक बार सुनिए और उसको दिमाग में सेट कीजिए। गिर से माने गिर किससे सबसे रिलेट कर रहा है? ग से रिलेट कर रहा है, तो गिर से गुजरात होगा। गिर से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। मानस यानी लास्ट में स आ रहा है तो असम। मानस का क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। मानस का क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि बार बार पूछा जाता है, ये उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में होता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। कान्हा किसली कहाँ होता है? कान्हा किसली जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। एमपी में होता है कान्हा किसली, एमपी में होता है कान्हा किसली। बांदीपुर तो जानते होइएगा, बांदीपुर ये कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ है? ये कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दाची ग्राम कहाँ पड़ेगा? तो ये जम्मू कश्मीर में। दाची ग्राम जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में जो है दाची ग्राम पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून जो है आपको 1985 में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी किस नदी के गोदावरी जो नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली, उज्जैन तो जानते ही हैं क्षिप्रा नदी के किनारे। भागीरथी नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो होता है वह भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। रुद्रप्रयाग। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। उसी बार तमिलनाडु का देखेंगे, तमिलनाडु का भारतनाट्यम जो है, तमिलनाडु कहाँ किसका है तो भारतनाट्यम कहा जाएगा, तमिलनाडु भारतनाट्यम का हो जाएगा तमिलनाडु का। असम का हो जाएगा बिहू, बिहू कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों की राजधानी है, तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या होता है, चंडीगढ़ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। लक्षद्वीप का हो जाएगा कावारती हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। दमन दीव एवं दादर नगर हवेली जो कि दमन में पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे मेगास्थनीज राजदूत था, देखिए मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है फहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन जो था वो फहियान जो है वो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत की कुल समुद्री सीमा कितना है, लंबाई, समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका हम लोग 7500 किलोमीटर है। कितना है, 7500 किलोमीटर है। और इस तरह से जो है हम लोग भारत की समुद्री सीमा जो है इसका जो है कुल समुद्री सीमा जो है भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी जो है आपको 6100 किलोमीटर, तो मुख्य भूमि की तट की लंबाई है लगभग 7500 किलोमीटर है। ये तो द्वीपों सहित है। समुद्री सीमा की लंबाई हमको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है दोस्तों। देखिए इसमें तो शायद हमको जहाँ तक पता है कुल समुद्री सीमा जो है 7516.5 किलोमीटर है, 7516 और द्वीप सहित जो है 7500 किलोमीटर है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो जो है सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, यानी ऑप्शन नंबर बी है। इन्होंने जो है ये शक गणराज्य के एक क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे, वो शक के गणराज्य के क्षत्रिय थे जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ रहा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। महावीर का बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। गौतम बुद्ध का विवाह जो है यशोधरा के साथ हुआ था। आप लोग सब कोई जानते होइएगा गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से ही भी शिक्षा के ग्रहण की। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं, हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को हम लोग हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। यह 3 भागों में बांटा गया है हिमाद्री, और सबसे उत्तर हिमालय का है और दक्षिण हिमालय का शिवालिक है। सबसे दक्षिण हिमालय का जो है ये दक्षिण हिमालय का शिवालिक है, दक्षिण का है, दक्षिण का शिवालिक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा युग्म गलत है, मिलान करना है। तो देखिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाते हैं, बिल्कुल सही है। 23 जनवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 23 जनवरी को हम लोग 23 जनवरी को हम लोग नेताजी जयंती दिवस मनाते हैं, यह भी सही है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं, यह भी सही है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ये विश्व प्राकृतिक दिवस, ये गलत है। ये 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस, ये बिल्कुल गलत है। 4 दिसंबर को हम लोग विश्व प्राकृतिक दिवस नहीं मनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहिएगा तो ये जो है इस भीतरी परत को हम लोग क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को हम लोग क्रोड कहते हैं, जिसको नीफे नाम के से जाना जाता है, नीफे,
नीफे से जाना जाता है। क्या किससे जाना जाता है? नीफे से जाना जाता है। क्रूड में तो हम लोग जाते हैं, क्रूड में लोहा एवं निकल की बहुलता होती है जिसको हम लोग नीफे कहते हैं। NiFe यानी Ni से निकल हो जाएगा और Fe से क्या हो जाएगा? लोहा लोहा हो जाएगा। अच्छा, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है, 3:7 है। और नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के लेखक किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशंस तो सब कोई जानते हैं, इसका मैडम बीकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम बीकाजी कामा को मैडम इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। 1942 के आंदोलन में इन्होंने और उन्ना आसफ अली ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो पहले बार हम लोग भी देख सकते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। कहाँ के थे? यूपी की। भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सी नदी है? भ्रंश घाटी का उदाहरण पूछा जा रहा है। देखिए, भ्रंश घाटी का उदाहरण जो है वह कौन सा है? तो गंडक घाटी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंडक घाटी है, गंडक घाटी है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर किस रचना का पात्र है? साइलॉक जो है वह मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र है। किसका? मर्चेंट ऑफ वेनिस का पात्र है। नेक्स्ट देखेंगे, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया? तो यह 2022 में जो है प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार से किसे दिया गया? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार जो है एस्क्यूरो मनावे को भी दिया गया था, जॉर्जिया पारिसी को दिया गया था, क्लाउस और हैसलमैन को दिया था। उपरोक्त में से सभी को दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। फोबेस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा? फोबेस जो है, फोबेस और एक और है, फोबेस और ये मंगल का ग्रह है। किसका? तो मंगल का, हाँ मंगल का। फोबेस और एक और है, याद नहीं आ रहा। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, फोबेस और डीमोस। सही बात है, फोबेस और डीमोस है। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को क्या है? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह पर पलायन वेग जो है 5.027 किलोमीटर पर सेकेंड से होता है। पृथ्वी का निकटतम तारा जो है वो सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? वो सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 को किससे नामित किया गया? तो इसको जो है स्मृति मंधाना को नामित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण दिवस के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में जो है प्रियंका कानूनगो को चुना गया है। प्रियंका कानूनगो को चुना गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है उसको हम लोग अपघटक को बोलते हैं। किसको? अपघटक को बोलते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? तो अपघटक का। देखिए, अपघटक जानेंगे होता क्या है। इसमें जो है इस अपघटक जो होते हैं इस वर्ग में मुख्यतः कवक और जीवाणु आते हैं, जो कि मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को अपघटन करके उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? तो भौतिक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। अपघटक में मुख्य रूप से जो है कवक और जीवाणु आते हैं। क्या क्या आते हैं अपघटक में? तो कवक और जीवाणु आते हैं। कवक और जीवाणु आते हैं अपघटक में। उसी तरफ देखेंगे, एक उत्पादक शब्द होता है। उत्पादक जो है वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे हो जाएगा, उत्पादक उसको बोला जाता है। कुछ टर्म्स आते हैं जो कि जानना जरूरी होता है। उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। उपभोग यानी उपभोक्ता, देखिए शब्द से ही रिलेट हो जाता है। उपभोग जो कि दूसरे को बनाए गए चीज़ को खुद उपभोग कर जाता हो, उसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता
और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में गाय भैंस आता है, द्वितीय उपभोक्ता में लोमड़ी और भेड़िया आता है, और तृतीय उपभोक्ता में बाघ और शेर आता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? स्फटिक क्रिस्टल का कार्य जो है घड़ी में वो जो है दाब वैद्युत प्रभाव पे आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाब वैद्युत प्रभाव की पे आधारित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हर्जे ने की थी। किसने की था? तो हर्जे ने की थी। और सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन को इसी खोज के लिए जो है भौतिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसका? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है एडिसन ने किया था। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए नलिकाओं प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए इसमें तो नियोन गैस प्रयुक्त किया जाता है सजावट के लिए। देखते हुइएगा जहाँ भी सजावट की प्रयोग किया जाता है तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है और रासायनिक नाम से क्या कहा जाता है? सोरा हम लोग किसको कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सोरा बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? वो सोरा बोलते हैं। सोरा का रासायनिक नाम ही होता है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जिसका फार्मूला होता है KNO3, यानी इसको पोटेशियम नाइट्रेट्स बोलते हैं। जो है इसका मिश्र धातु जो होता है बारूद, सल्फर, चारकोल और नाइटर का बना मिश्र धातु होता है। डायनामाइट भी जो है एक तरह का विस्फोटक है जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। RDX भी जानते होइएगा एक तरह का विस्फोटक है जिसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 56 नंबर देखेंगे। ये आपको ये अवतल लेंस का जो है एक न्यूमेरिकल है, इसका दिया हुआ है न्यूमेरिकल है जो कि आप 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से निकाल सकते हैं। तो इसमें जगह के अभाव के कारण नहीं बता सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर आप देखना चाहें तो -10 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्षा की बूंदे गोल होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंदे का गोल होने का कारण जल का पृष्ठ तनाव है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। ऐसा ही मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर होता है। मैंने जल में मिट्टी का तेल डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और साबुन का घोल डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। मिट्टी का तेल भी डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और साबुन का घोल डालने पर भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव से एक दो और बात है जो कि सुनिएगा। पृष्ठ तनाव जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर का जो होता है सरफेस टेंशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी पिंड का वेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए पिंड का दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। क्यों 4 गुना हो जाएगी? पिंड के वेग को दुगुना कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। क्या होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv² हो जाएगा। mv² हो जाएगा। mv² हो तो गति क्या बोलता है? वेग को दुगुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेग जब दुगुना होगा तो ये 4 हो जाएगा। अरे इसका तो दुगुना होना चाहिए, 4 गुना हो जाता है। अगर पेन को वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति जो होती है। देखिए शराब अगर अधिक पीजिएगा तो क्या होगा? इसमें जो है इसमें क्या होता है कि यकृत की क्षति पहुंचाती है। किसको? यकृत को, यानी लीवर को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, धूम्रपान के अत्यधिक सेवन होने पर श्वसन तंत्र और फेफड़ा प्रभावित होता है। धूम्रपान से क्या होता है? धूम्रपान से क्या होता है? धूम्रपान से हम लोग देखेंगे इसमें जो होता है श्वसन तंत्र और फेफड़ा प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र
धूम्रपान से श्वसन तंत्र और फेफड़ा प्रभावित होता है। धूम्रपान से श्वसन तंत्र और फेफड़ा प्रभावित होता है। धूम्रपान से पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है। मलेरिया जो है आरबीसी एमथिली को प्रभावित करता है। गुर्दे जो है किडनी को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र जो है की इकाई न्यूरॉन होती है, ये तो जानते होइएगा। नेक्स्ट देखेंगे शैल एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन से? शैल एवं खनिज में जो है सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला तत्व जो है आपको कार्बन्स होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कार्बन्स हो जाएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर्स कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। यह एक अधातु है। क्या है? कार्बन क्या होते हैं? एक अधातु है। यह पी ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का? तो पी ब्लॉक का तत्व है। इसके 2 मुख्य अपरूप हैं जो कि आप लोग जानते हो। ये कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं जो कि हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। काले हीरे को हम लोग बोर्ट कहा जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। देखिए कार्बन को लगभग सारे कंपाउंड्स में भी कार्बन मौजूद होते हैं। कार्बन का बहुत बड़ा रोल होता है कंपाउंड के निर्माण में, यानी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 61 देखेंगे हम लोग। 61 में देखेंगे Mn2,4HCl प्लस MnCl2H2O Cl2, ये कौन सा अभिक्रिया है? कौन से रिएक्शंस है? तो इस रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन में जो होता है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? तो रेडॉक्स रिएक्शन है। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? दही का जमना जो है आप लोग खुद से दिमाग लगा सकते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दही का जमना। ऑप्टिकल फाइबर होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कांच का बना हुआ होता है। ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है? कांच का बना होता है ऑप्टिकल फाइबर। इसका प्रयोग हम लोग टेलीफोन के तारों में होता है, डॉक्टर द्वारा किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है। ऑप्टिकल फाइबर में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। ऑप्टिकल फाइबर में ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। इसका आविष्कार जो है नरेंद्र सिंह कापानी ने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र सिंह कापानी ने किया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु क्या है? अंतिम उपधातु आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वह पोलोनियम है। क्या है? पोलोनियम है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या जो है समस्थानिक में पाए जाते हैं। पोलोनियम की सर्वाधिक संख्या किस में पाया जाता है? तो समस्थानिक में पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या जो है पोलोनियम का समस्थानिक में पाए जाते हैं। पोलोनियम जो है वह एक मानव निर्मित प्रथम तत्व है। पोलोनियम क्या है? मानव निर्मित प्रथम तत्व है। मानव निर्मित प्रथम तत्व है। पोलोनियम जो है मानव निर्मित प्रथम तत्व है। पोलोनियम जो है का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या को हम लोग परमाणु संख्या को Z से डिनोट करते हैं। इसका Z बराबर कितना होता है? 48 होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 48 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 48 होता है। पोलोनियम का मुख्य समस्थानिकों की संख्या 210 होती है। समस्थानिक इनका 210 होता है। समस्थानिक कितना होता है? 210 होता है। और इन्होंने जो है न्यूलैंड आवर्त सारणी के अंतिम तत्व आप लोग जानते होइएगा जो कि थोरियम है। न्यूलैंड्स आवर्त सारणी के अंतिम तत्व थोरियम है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत कहाँ तक होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? अम्ल की प्रक्रिया इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड हो तो ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? देखिए समय जो होता है इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। ये देखिए ध्वनि तरंग, देखिए टी बराबर हो जाएगा, ध्वनि तरंग टी बराबर हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो है 7 को 1000 किलोमीटर को तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे और नीचे जो है 700 से डिवाइड करेंगे तो 20 से कट गया और 7 से 60 कट गया, यानी कितना हो जाएगा? 10
आ गया, यानी 10 सेकेंड हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर देखेंगे, मीथेन गैस। मीथेन गैस बनती है, देखिए इसमें मीथेन गैस भी ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे मीथेन गैस बनती है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? देखिए हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर जो होता है वो चतुष्फलकीय संरचना होती है हीरा का, और ग्रेफाइट का जो है षटकोणीय संरचना होती है। हीरा का जो है षटकोणीय चतुष्फलकीय संरचना होती है, जो कि ग्रेफाइट का जो है षटकोणीय संरचना होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, तो जिंक की सतह पर जो होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। जिंक की सतह क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम आणविक आयतन कितना होता है? ग्राम आणविक आयतन कितना होता है? तो ग्राम आणविक आयतन इसका देखेंगे हम लोग, तो इसका जो होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर्स होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम बता देना चाहते हैं। आदर्श गैस का समीकरण सबसे पहले जानिएगा, PV बराबर होता है nRT होता है। PV बराबर nRT होता है, इसका समीकरण होता है, जो कि R का जो है एक गैस नियतांक है, यानी गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट है R, जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल मोल पर केल्विन होता है। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी है। बॉयल्स का नियम, ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बॉयल्स का नियम जो होता है वो तापमान, इसका नियत राशि बॉयल्स का नियम में, बॉयल का नियम जो होता है, बॉयल्स का नियम जो होता है ये, इसका नियत राशि तापमान होता है। बॉयल्स का नियत राशि पूछ देता है हमेशा, इसका तापमान होता है। वो चार्ल्स का नियम का पूछता है हमेशा, चार्ल्स का नियम का हमेशा जो है इसका दाब होता है। चार्ल्स का नियम की राशि जो हमेशा दाब होता है। एवोगाड्रो का नियम दाब ताप दोनों नियत होते हैं। एवोगाड्रो में क्या होते हैं? दाब एवं ताप दोनों नियत होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव में कौन सा ग्रुप प्राय अधिकतम पाया जाता है, अधिक पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी पॉजिटिव होता है। क्या होता है? बी पॉजिटिव वालों के व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, मशरूम है। मशरूम क्या है? मशरूम एक तरह का फंजाई है। मशरूम क्या है? इसको फंजाई है, इसको परजीवी श्रेणी में रखा गया है। या ये जो है नेक्स्ट बोलते हैं, ये सब तो जानते ही होइएगा, कवक की कोशिका भी काइटिन की बनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर का कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है स्पेक्ट्रम में? तो ये लाल रंग होता है। क्या होता है? लाल रंग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुकोशिकीय जीव है जिसे राइजोपस, मशरूम, कुछ जीवाणु, स्पर्लिस इत्यादि का प्रजनन किस प्रकार होता है? तो इनका प्रजनन जो होता है वह बीजाणु के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है, बीजाणु के द्वारा होता है। बीजाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, यानी ऑप्शन नंबर, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान बदलते रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होता है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे वीडियो को अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो इसमें किसी तरह की कोई समस्या है आप लोग कमेंट में आप कमेंट दे सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होती है या किसी तरह का डिस्कशंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। बस, धन्यवाद।